गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट जैसा हमारा जो टाइम टेबल था वो 6 से 9 का था, लेकिन आज थोड़ी सी बरसात हो गई तो बरसात में थोड़ा सा व्यवधान डाला, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसा कि आपको पता था कल शाम को जो हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास थी, उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाली क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक रनिंग में चल रहा था वो था हमारा खाद। यानी हम एग्रीकल्चर का जो हमारा 8वां चैप्टर था, यानी 11वां जैविक खाद और उर्वरक में हम जैविक खादों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जहां तक हमने चर्चा कर ली उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आज इस पूरा चैप्टर है हमारा, हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, बाकी कल से हम नया जो चैप्टर है उसमें शुरू करेंगे। जैसे मैं बात करूँ उत्तर यादव, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैंने आपको खाद के बारे में बताया था, खाद की परिभाषा, खाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और उसके बाद मैंने खाद के प्रकार भी आपको बताए। ये चीजें मैंने आपको कल क्लास में बताई। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया वो मैंने आपको जैविक खाद और उर्वरक में अंतर बताया, और मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि ये जो पॉइंट है जैविक खाद और उर्वरक में अंतर, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये आपको हर बार एग्जाम में इसके प्रश्न आते हैं, चाहे अगर मैं बात करूं बोर्ड के एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, जब भी कोई टीचर आपका पेपर देगा इस चैप्टर का तो आपको इस क्वेश्चन को 100% देगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो मैंने आपको एक चीज और बताई, हमने गोबर की खाद के बारे में भी जान दिया था। गोबर की खाद को मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब करा दिया, एक बार मैंने क्लास में भी करा दिया आपको वहां पर, और इस रिवीजन में भी मैंने यहाँ तक कल आपको करा दिया। अब इसमें नेक्स्ट आज अगर मैं बात करूं तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है गोबर की खाद के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अपना कंपोस्ट खाद। आज हम कंपोस्ट खाद के बारे में बारीकी से सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। कंपोस्ट खाद, मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसमें उन चीजों को देखो जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैं यहाँ गोबर की खाद की मैंने बात की, गोबर की खाद में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते थे, ऐसे ही मैं यहाँ अगर बात करूं कि जो कंपोस्ट खाद है उस कंपोस्ट खाद से मुझे कौन कौन से जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो आप बहुत ही जल्दी और आसानी से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंपोस्ट खाद की बात करें तो कंपोस्ट खाद से हमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कंपोस्ट खाद की परिभाषा, कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट खाद की जो परिभाषा पूछी जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो चीज हमें पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कंपोस्ट खाद के प्रकार। तीसरी जो हमें पूछी जाएगी चीज वो पूछे जाएगी तत्व, कंपोस्ट खाद में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पांचवी अगर मैं चीज की बात करूं तो पांचवा जो पॉइंट हमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बनाने की विधि, कंपोस्ट खाद बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो एक पॉइंट हमें पूछा जाएगा इसका महत्व भी हमें पूछा जाएगा, इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो अगला पॉइंट में क्या पूछा है इसका प्रयोग, यानी इतने सारे जो पॉइंट हैं वो हमें कहां पूछे जाने वाले हैं, कंपोस्ट खाद में पूछे जाने वाले। अब मुझे पता चल गया कि मुझे कंपोस्ट खाद में ये पॉइंट पूछे जाएंगे तो मैं इन पॉइंटों को बखूबी से याद कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर मैं क्या बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होगी, आपको पता है कि जो कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद क्या है, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों पर हम क्या कराते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रिया कराते हैं। कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया, सूक्ष्म जीवों की क्रिया। और जब हम कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया कराएंगे तो कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपघटन। तो कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटन से जो खाद तैयार होती है उस खाद को हम क्या कह देते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। जनरल सा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कंपोस्ट किसे कहा जाता है, तो कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटन से तैयार की गई खाद क्या कहलाती है, कंपोस्ट खाद कहलाती है। और इसके जो निर्माण की क्रिया है, कंपोस्ट खाद की अगर मैं निर्माण की क्रिया की बात करूं
तो उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, उस क्रिया को हम नाम दे देते हैं कंपोस्टिंग। क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछेगा प्रश्न, वो प्रश्न पूछेगा कि कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा कंपोस्ट के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कंपोस्टिंग। या आपसे पूछ लेगा कंपोस्टिंग क्या है, तो कंपोस्टिंग क्या है, कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटन से कंपोस्ट खाद के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। ये चीज आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, अगर मैं स्टूडेंट्स कंपोस्ट खाद के प्रकार की बात करूं तो जनरली ये कितने प्रकार की होती है मैं आपको बता देता हूं। तो कंपोस्ट खाद है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकारों में कौन कौन सी, एक तो आपकी आती है शहरी कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट, और जो दूसरी आपकी आती है उसको हम कह देते हैं फार्म कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट यानी जो कंपोस्ट खाद है उसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक शहरी कंपोस्ट और दूसरी फार्म कंपोस्ट। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, या तो आपको प्रश्न पूछ लेगा कि कंपोस्ट खाद कितने प्रकार की होती है, तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है, एक तो शहरी कंपोस्ट और एक फार्म कंपोस्ट। दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि शहरी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, फार्म कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है। तो नाम से ही स्पष्ट है, शहरी कंपोस्ट शहरी कूड़े और करकट के द्वारा बनाई जाती है, फार्म कंपोस्ट पशु फार्मों के अवशेषों द्वारा बनाई जाती है। जो पशुओं के फार्म होते हैं जहां फसल अवशेष होते हैं, गोबर होते हैं, बिछावन होती है, उनके द्वारा क्या बनाई जाती है, फार्म कंपोस्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करें काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको पूछा जाता है, जो शहरी कंपोस्ट है, शहरी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1.5%। जैसे अगर मैं एवरेज मात्रा की बात करूं कंपोस्ट में नाइट्रोजन की तो वो 0.6% होती है। लेकिन अगर हम शहरी कंपोस्ट की बात करें तो शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितनी होती है, 1.5% होती है। जब आप जेक, आईसीआर या सुपरवाइजर में आगे जाओगे तो आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि शहरी कंपोस्ट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होगी, 1.5%। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5%। ये हमारे बात होगी प्रकार की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट आता है तत्व। प्रश्न पूछेगा कि कंपोस्ट खाद में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मेनली आपको 3 तत्व बताने होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 तत्व कौन कौन से, वही नाइट्रोजन, देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम। यानी अगर मैं शहरी कंपोस्ट की बात करूं तो इसमें 3 मेजर तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब प्रश्न इनकी मात्रा से पूछा जाता है तुम्हें कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है। तो अगर मैं मात्रा की बात करूं तो नाइट्रोजन कितनी होगी, 0.6%, 0.6। फास्फोरस कितनी होगी, 0.3%, 0.3%। पोटेशियम कितना होगा, 0.6%। ये क्या हो गई, ये इसमें मात्रा हो गई पोषक तत्वों। आपसे प्रश्न पूछेगा भी कि कंपोस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तत्वों के नाम और मात्रा लिखिए। तो कंपोस्ट में 3 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन कितना है, 0.6%, फास्फोरस कितना है, 0.3%, पोटेशियम कितना है, 0.6%। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला पॉइंट आता है विधि। अब जो विधि वाला पॉइंट है इसमें तो काफी मेजर और बड़ा पॉइंट। अगर मैं किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, अगर विधि की बात करूं तो विधि इसमें कई तरह की होती है कंपोस्ट बनाने की, और आपके में केवल एक विधि दे रखी है मेरे ख्याल से, नेडेव विधि। आपकी किताब में केवल एक ही विधि दे रखी है, नेडेव विधि। बाकी इसके बनाने की कई सारी विधियां हैं। जैसे सबसे पहली अगर मैं विधि की बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहली विधि आती है, एक तो विधि आती है इसकी एडको विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक विधि कौन सी आती है, एक तो एडको विधि आती है जो आपके सिलेबस में नहीं है। एडको विधि ये आपको जेट आईसीआर में पूछी जाएगी, एडको विधि। जब आप जेट या आईसीआर में जाओगे तब आपको यहाँ से एडको विधि से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी जो विधि आती है स्टूडेंट्स आपकी, वो आती है इंदौर विधि। इंदौर
विधि। तीसरी जो विधि आती है आपकी वो है बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि। चौथी जो विधि आती है आपकी वो है नेडेव विधि। नेडेव विधि। और पांचवी जो विधि आती है आपकी वो है मायादास विधि। मायादास विधि। यानी अगर मैं कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों की बात करूं तो कंपोस्ट खाद बनाने की कितनी विधियां हैं? कंपोस्ट खाद बनाने की 5 विधियां हैं। एक तो एडको विधि, तो कहां अपनाई जाती है? ये विधि केवल इंग्लैंड में अपनाई जाती है। ये कहां अपनाई जाएगी? ये विधि केवल इंग्लैंड में अपनाई जाएगी। दूसरी कौन सी? इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, नेडेव विधि, मायादास विधि। ये चारों विधियां कहां अपनाई जाती हैं? चारों विधियां भारत में अपनाई जाती हैं। अगर मैं इंदौर विधि की बात करूं तो इसका जो आविष्कार किया था वो ए हार्वर्ड और डीवार्ड ने किया था। क्या था? ए हार्वर्ड और डीवार्ड। आपको नाम सुन के आते हैं, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा कि कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि का विकास किसने किया? तो ए हार्वर्ड और डीवार्ड ने किया। जब आप डेटा इसे में जाओगे तो आपसे खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूं बेंगलोर विधि। अगर मैं बेंगलोर विधि की बात करूं इसका आविष्कार किसने किया? सी एन आचार्य, डॉक्टर सी एन आचार्य ने किया। नेक्स्ट में अगर बात करूं नेडेव विधि, नेडेव विधि का आविष्कार किसने किया? नेडेव काका ने किया। नेडेव काका ने किया। नेक्स्ट में बात करूं मायादास विधि, तो इसका आविष्कार किसने किया? मायादास ने किया। और जो मायादास मेथड थे वो कहां के थे? मायादास के आपको उत्तर प्रदेश के। मायादास को कहां के थे? उत्तर प्रदेश के। और नेडेव काका कहां के थे? महाराष्ट्र के। आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि कंपोस्ट बनाने की नेडेव विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका तो आविष्कार हुआ महाराष्ट्र में। प्रश्न पूछ रहे हैं कंपोस्ट बनाने की मायादास विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मायादास विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। अब तुम्हारा जो सिलेबस है 12th का उसमें केवल एक विधि दे रखी है। वो एक विधि कौन सी है? वो है आपकी नेडेव विधि। क्या दे रखी है? नेडेव विधि आपको दे रखी है। अगर मैं नेडेव विधि की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि इस विधि का आविष्कार नेडेव काका द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। इस विधि का आविष्कार नेडेव काका द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। दूसरी अगर मैं बात करूं किसी विधि में गोबर का कम उपयोग किया जाता है, किसी विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर आपको क्या लिखना है? बनाने की विधि लिखनी है। बनाने की विधि वही है जो मैंने आपको जैसे खाद में बताई थी। 2 गड्ढे करते हैं आयताकार, उन आयताकार गड्ढों में सबसे पहले क्या डालते हैं? बिछावन या फसल अवशेष। उसके बाद क्या डालते हैं? गोबर डालते हैं। उसके बाद फिर क्या डालेंगे? फसल अवशेष। फिर क्या डालेंगे? गोबर। फिर फसल अवशेष। फिर क्या डालेंगे? गोबर डालेंगे। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? कंपोस्ट बनाते हैं। और इस तरीके से 3 से लेकर के 6 महीने में कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाती है। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे मैंने विस्तार से आपको जहां कंपोस्ट पढ़ाया था वहां भी मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट आता है महत्व। महत्व मैंने कल की क्लास में आपको काफी अच्छी तरह से बताया था। गोबर की खाद का जब मैंने महत्व आपको बताया कि किसी भी खाद या फसल चक्र या 3-4 चीजें जो मैंने बताई थी उनका महत्व आपसे पूछा है तो आपको वही 4 लाइनें लिखनी है जो मैंने आपको कल की क्लास में काफी अच्छी तरह से बताई। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसका प्रयोग का थोड़ा सा मामला और रहता है। जैसे अगर मैं कंपोस्ट के प्रयोग की बात करूं तो प्रयोग कितना होता है? प्रयोग इसका 2 तरह से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसका प्रयोग फसलों में, एक तो किसमें होता है फ्रेंड्स? प्रयोग की अगर बात करूं फसल, तो फसलों में तो हम इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर। 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं फल वृक्ष में, तो फल वृक्ष होते हैं, फल वृक्षों में इसके 10 से 20 किलोग्राम प्रति पादप, 10 से 20 किलोग्राम प्रति पादप मात्रा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वो कब होता है? इसका उपयोग होता है बुवाई से पूर्व। कब होता है? बुवाई से। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कंपोस्ट खाद के उपयोग को समझाइए, तो फिर आप क्या लिखोगे? रखने की आवश्यकता तो आपको कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है कि कंपोस्ट खाद का उपयोग फसल बुवाई से पूर्व किया जाता है। फसलों में इसकी 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा तथा फल वृक्षों में 10 से 20 किलोग्राम प्रति पादप मात्रा का उपयोग करते हैं।
ये चीज क्या होगी, इसकी उपयोग होगी। मैं तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट फिनिश हो गया, या हमारा जो पॉइंट था वो था कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद यहाँ पर फिनिश होगी। गोबर खाद के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ही ली थी। नेक्स्ट अगर हम चले तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट काफी इंपोर्टेंट भी है क्योंकि वो आपको एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। वर्मी कंपोस्ट अब अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वह खाद जो किसके द्वारा तैयार की जाती है, केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है। पहले हम इसमें पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछी जाएगी इसकी परिभाषा की वर्मी कंपोस्ट क्या है। क्या पूछेगा, परिभाषा पूछेगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। दूसरी चीज आपको पूछेगा वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज आपको पूछेगा इसकी शब्दावली में 3-4 शब्दावली आती हैं जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से। अब शब्दावली में कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक तो आपका सबसे पहला आता है वर्मी कल्चर, वर्मी तो क्या हुआ, वर्मी कल्चर हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरा आपका आता है वर्मी कास्ट, वर्मी कास्ट। तीसरी अगर मैं बात करूं तीसरा आता है वर्मी वॉश, वर्मी वॉश। चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथा आता है वर्मी कंजर्वेशन, वर्मी कंजर्वेशन। ये चार मुख्यतः क्या आती हैं, शब्दावली आती हैं तो हमें वर्मी कंपोस्ट से एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं शब्दावली के अलावा जो चीज हमसे पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा बनाने की विधि। क्या पूछेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। और क्या पूछेगा, वर्मी कंपोस्ट के लाभ, वर्मी कंपोस्ट के लाभ। एक चीज वो और पूछ देता है केंचुओं के प्रकार। क्या पूछ देता है, केंचुओं के प्रकार। वर्मी कंपोस्ट से हमें ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप लोग बखूबी से ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जानते होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा क्या होगी तो आप लोगों को काफी अच्छी तरह से पता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार खाद है। क्या है, केंचुओं द्वारा तैयार खाद, वह खाद जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है, केंचुओं द्वारा तैयार खाद। आपसे एक नंबर का वो प्रश्न भी पूछ सकता है, वो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि केंचुओं द्वारा मृदा को खाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट। आगे बात आती है तत्व। अगर हम बात करें तत्व तो वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन की मात्रा की बात करूं तो 1.5 से लेकर के 2.5% होती है। आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 1.5 से लेकर के 2.5% होती है। दूसरी में बात करूं वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस कितनी होती है, तो 0.8 से लेकर के 1% होती है, 0.8 से लेकर के 1% होती है। आगे अगर मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट में पोटेशियम कितना होता है, तो वर्मी कंपोस्ट में अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो ये आपकी होती है 1.5%, होती है 1.5%। किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पूछा जा सकता है, वो पूछ लेगा वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होती है, वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस कितनी मात्रा में होती है, वर्मी कंपोस्ट में पोटेशियम कितना पाया जाता है। किसी भी तरीके से आपको जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न और बनते हैं यहाँ एक्स्ट्रा तत्वों से, अब वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर मैं तुलना करूं वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद की, तो वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन, तो गोबर की खाद की क्या होती है, 3 गुना होती है, 3 गुना। जैसे मैं आपको बता दूं गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 0.3
5%। वर्मी खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है 0.5%। और अगर मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट में कितनी होती है 1.5 से लेकर के 2.5, 1.5 से 2.5। तो ये वाली जो मात्रा हुई इसकी क्या हुई 3 गुना हुई। क्या हुई 3 गुना। तो हम कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में 3 गुना अधिक क्या पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं एक पॉइंट की और बात करें, एक पॉइंट और आता है। अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में जो एक्टिनोमाइसीटीज है, एक्टिनोमाइसीटीज वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में जो एक्टिनोमाइसीटीज है वो कितने होते हैं वो 8 गुना अधिक होते हैं। कितने होते हैं 8 गुना अधिक। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं, तो 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ से पूछी जाती है। आपको 12th में भी पूछी जाएंगी, आपको जेड में भी पूछी जाएगी, आपको सुपरवाइजर में भी पूछी जाएगी, सारी जगह आपको यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करूं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है शब्दावली। अब शब्दावली में एक तो क्या है वर्मी कल्चर। क्या है वर्मी कल्चर। अब वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर है केंचुओं के अध्ययन का विज्ञान। क्या है केंचुओं का अध्ययन। वर्मी कल्चर क्या है केंचुओं का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंचुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है वर्मी कल्चर कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वर्मी कल्चर से क्या अभिप्राय है, तो वर्मी कल्चर क्या है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंचुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला पॉइंट हमें क्या पूछा जाएगा, हमें पूछ लेगा कि केंचुओं के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो केंचुओं के अध्ययन का विज्ञान क्या होगा वर्मी कल्चर। चलिए नेक्स्ट चलें, अगला दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा पॉइंट है वर्मी कास्ट। अब वर्मी कास्ट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझें। केंचुए क्या करते हैं, केंचुए मृदा को खाते हैं और मृदा को खा करके जो अपशिष्ट के रूप में पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वर्मी कंपोस्ट। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केंचुओं द्वारा पचाए नहीं जाते, केंचुए पचा नहीं पाते, तो केंचुओं द्वारा जो अधपचे पदार्थ होते हैं, केंचुओं द्वारा अधपचे पदार्थ क्या कहलाते हैं वर्मी कास्ट कहलाते हैं। जैसे मान लो केंचुए क्या करेंगे मिट्टी को खाएंगे और कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ मिट्टी में ऐसे भी होते हैं जिनको केंचुए खा तो लेते हैं लेकिन पचा नहीं पाते, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वर्मी कास्ट। यानी केंचुओं द्वारा मृदा को खाकर अधपचे पदार्थ क्या कहलाते हैं वर्मी कास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट में आगे बात करूं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है वर्मी वॉश। और वर्मी वॉश क्या होता है, वर्मी वॉश होता है काले रंग का द्रव। क्या होता है काले रंग का द्रव, काले रंग का द्रव पदार्थ होता है जो केंचुओं से निकलता है। जैसे मान लो हमारी क्या है वर्मी कंपोस्ट की कोई यूनिट है, मान लो ये क्या है हमारी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। अब इस वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है हमारी, इसमें मान लो हम ऊपर पानी डालते हैं, क्या डालते हैं ऊपर पानी। अब इसमें जब हम ऊपर से पानी डालेंगे तो ये पानी कहीं एक कोने से उभर के क्या होगा निकलेगा, यानी इस पानी का जो निचोड़ है वो किसी कोने से उभर के निकलता है। जब निचोड़ के रूप में वो पानी निकलता है तो कैसा हो जाता है काले रंग का हो जाता है, और उस काले रंग के द्रव को ही क्या कहा जाता है वर्मी वॉश कहा जाता है। तो वर्मी वॉश क्या हुआ, केंचुओं से केंचुओं या केंचुओं के मिश्रण से निकला हुआ काले रंग का द्रवित पदार्थ क्या कहलाता है वर्मी वॉश कहलाता है। और इस वर्मी वॉश का जो उपयोग होता है स्टूडेंट वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है कीटनाशी, या मैं कह सकता हूं जैविक कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चौथा क्या है वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है संरक्षण, और वर्मी का मतलब क्या हुआ केंचुआ, यानी केंचुओं का संरक्षण करना क्या कहलाता है वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है।
अब हम संरक्षण कैसे करेंगे? जब हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, जब मान लो क्या हुआ, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई, तो तैयार कंपोस्ट में से हम केंचुओं को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो तैयार वर्मी कंपोस्ट में से केंचुओं को अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी? वर्मी कंजर्वेशन कहलाएगी। यही प्रश्न आपको पूछा जाता है कि तैयार वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो तैयार वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को अलग करना क्या कहलाएगा? वर्मी कंजर्वेशन कहलाएगा। केंचुओं को अलग करने की क्रिया क्या है? वर्मी कंजर्वेशन। केंचुओं को अलग करना, केंचुओं को अलग करना। तो ये चार क्या हो गई? हमारी शब्दावली हो गई। उज्जवल यादव, द्रवित पदार्थ है सर। हाँ, द्रव को ही द्रवित पदार्थ कहते हैं, द्रव या द्रवित पदार्थ एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करें बनाने की विधि। और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या होगी? वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि मैंने आपको जब वर्मी कंपोस्ट पढ़ाया था तो 4-5 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या था? सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उचित आकार की बेड बनाते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है? उचित आकार की बेड बनाते हैं। बेड कच्ची या पक्की हो सकती है। बेड की अधिकतम लंबाई 45 मीटर रखते हैं। बेड के ऊपर क्या बनाते हैं हम? बेड में फिर क्या डालते हैं? बेड में गोबर व फसल अवशेषों का मिश्रण डालते हैं। गोबर कच्ची मात्रा का प्रयोग करते हैं। गोबर कैसी होनी चाहिए? कच्ची होनी चाहिए। इसके बाद इसमें क्या छोड़ते हैं? केंचुए छोड़ते हैं और लगातार पानी देते रहते हैं तथा 60 दिन में कंपोस्ट बनकर के तैयार हो जाती है। सर 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पर लिखिए। पहला स्टेप क्या हुआ, दोबारा से बता देता हूँ। पहला स्टेप, सबसे पहले उचित आकार की बेड बनाते हैं। दूसरा स्टेप, बेड कच्ची या पक्की दोनों तरह की हो सकती है। तीसरा स्टेप, बेड की अधिकतम लंबाई 45 मीटर रखते हैं। चौथा स्टेप, बेड को गोबर व फसल अवशेषों से भर दिया जाता है। पांचवा स्टेप, गोबर की कच्ची मात्रा का प्रयोग करते हैं या कच्ची गोबर का उपयोग किया जाता है। छठवां स्टेप, गोबर के उपयोग के बाद उसमें क्या डाल देते हैं? वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद पानी देते रहते हैं और 60 दिन में खाद बनकर के तैयार हो जाती है। ये 6 स्टेप आपको लिखने हैं इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। नेक्स्ट में बात करूं लाभ। लाभ मैंने आपको पहले बता दिया, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, हरी खाद हो, सभी के लाभ आपको सेम तरीके से लिखने हैं। इसमें आप 2 लाभ और बढ़ा सकते हो, ये वाले। इसमें गोबर की खाद की अपेक्षा 3 गुना अधिक नाइट्रोजन होती है और 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीट पाया जाता है। अगला क्या है? प्रकार। केंचुओं के प्रकार। मैंने आपको 3 तरह के केंचुए बताए थे। केंचुए कितने तरह के बताए थे? 3 तरह के। 3 तरह के अगर मैं केंचुए बात करूं तो क्या होते हैं? एपीजिक, दूसरे मैंने आपको बताया थे इंडोजिक, और तीसरे मैंने आपको बताया थे डायोजिक। एपीजिक, इंडोजिक और डायोजिक। केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकारों में मैंने आपको बताया कि जो एपीजिक केंचुए होते हैं वो एपीजिक केंचुए 1 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं, 1 मीटर। जो इंडोजिक केंचुए हैं वो 3 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं और जो डायोजिक केंचुए हैं वो 1 से 3 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं। एपीजिक केंचुए 1 मीटर गहराई पर पाए जाएंगे, इंडोजिक केंचुए 3 मीटर गहराई पर पाए जाएंगे, डायोजिक केंचुए 1 से लेकर के 3 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं जो एपीजिक केंचुए हैं, एपीजिक केंचुए क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा मृदा खाते हैं, वो खाते हैं फसल अवशेष। एपीजिक केंचुए सर्वाधिक क्या खाते हैं? फसल अवशेष। इंडोजिक केंचुए सर्वाधिक क्या खाते हैं? मिट्टी। और ये दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ये मृदा उर्वरकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये मृदा में जल निकास का कार्य करते हैं और ये दोनों के मध्यवर्ती कार्य करते हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्न में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन से केंचुए पाए जाते हैं? अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जो सर्वाधिक केंचुए पाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो है आपके एपीजिक केंचुए। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से केंचुए पाए जाते हैं? एपीजिक केंचुए पाए जाते हैं। और एपीजिक केंचुए की भी अगर मैं प्रजाति की बात करूं तो एक प्रजाति आती है आइसीनिया फोइटिडा। क्या आती है? आइसीनिया फोइटिडा। आपको प्रश्न पूछा भी जाएगा कि राजस्थान में पाई जाने वाली केंचुए की प्रजाति है, तो राजस्थान में कौन से केंचुए सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? आइसीनिया फोइटिडा। आइसीनिया फोइटिडा नामक जो केंचुए हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप केंचुओं का जो प्रकार है वो वर्गीकरण है वो आप लिख सकते हैं।
यहाँ हमारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद हुआ वो क्या होगा, निगल हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में जाना, गोबर खाद। ये क्या हो गया हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट क्या है, आगे एक और आता है, एक आता है हमारा खलियां। चलिए खलियों के बारे में बहुत मैटर है, खलियां भी देख लेते हैं। खलियां, अगर मैं खलियों की बात करूं स्टूडेंट, तो खलियों को हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं ऑयल केक। ऑयल केक इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ऑयल केक। अब खलियां होती क्या है, आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा खलियां क्या है। चलिए देखिए, तिलहनी जो फसलें होती है हमारी, क्या होती है, तिलहनी फसल। उन तिलहनी फसलों से हम क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करते हैं। तेल अलग, तिलहनी फसलों से तेल अलग करने के बाद जो अवशेष शेष बचते हैं, उन अवशेषों को क्या कहा जाता है, खलियां कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खलियां किसे कहते हैं, या खली खाद क्या है, तो खली खाद क्या है, जो तेल वाली फसल होती है, जो तिलहनी फसल होती है, उन तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने के पश्चात या तेल अलग करने के पश्चात जो अवशेष शेष बचते हैं, उन अवशेषों को क्या कहा जाता है, खलियां कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा खली खाद क्या है, तो तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने के पश्चात जो अवशेष शेष बचते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, खलियां कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट, जो खलियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब दो प्रकार कौन कौन सी हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला जो इनका प्रकार आता है वो आता है खाद्य खली। खाद्य खली, खाद्य खली ऐसी खलियां होती है जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। वे खलियां जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, जैसे आप पशुओं को खिलाते होंगे, कौन सी, सरसों, सरसों की खली पशुओं को खिलाई जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मूंगफली है, मूंगफली की खली पशुओं को खिलाई जाती है। तीसरी में बात करूं तिल की जो खली है वो पशुओं को खिलाई जाती है। चौथी में अगर बात करूं तो तारा मीरा की खली है, वो भी पशुओं को खिलाई जाती है। यानी खाद्य खलियां वे खलियां होती हैं जिनका उपयोग पशुओं को खिलाने या पशु आहार के रूप में किया जाता है। दूसरी जो हमारी खलियां आती हैं वो आती हैं अखाद्य खलियां। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अखाद्य खलियां। अब अखाद्य का मतलब क्या हुआ, और का मतलब नहीं, खाद्य का मतलब भोजन या खाने के रूप में। वे खलियां जिनका उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता है क्या कहलाती हैं, अखाद्य खलियां कहलाती हैं। ऐसी खलियां कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। अखाद्य खलियों में एक तो आता है आपका नीम, सबसे पहले क्या आता है, नीम। दूसरा आता है आपका महुआ। तीसरा आता है आपका बिनोला। ये कैसी फलियां हैं, ये आपकी अखाद्य फलियां। इन फलियों का उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अगर मैं बात करूं जेट, आईसीआर, सुपरवाइजर और 12, सभी जगह आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे वो पूछ लेगा कि नीम की खली में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, इनका उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि इनमें क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि नीम की खली में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, कपास की खली में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, महुआ की खली में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लेगा, वो 12th में भी पूछ सकता है, जेड में पूछ सकता है, वो आईसीआर में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नीम की खली, तो इसमें नीम की खली में पाया जाता है निम्बोडीन। क्या पाया जाता है, निम्बोडीन। निम्बोडीन, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, अजेडिरेक्टिन। क्या कह सकता हूं, अजेडिरेक्टिन। आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा कि अजेडिरेक्टिन नामक जहरीला पदार्थ किस खली में पाया जाता है, तो कौन सी खली में पाया जाएगा, ये नीम की खली में पाया जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं महुआ, महुआ में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें सैपोनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सैपोनिन। तो महुआ की खली होती है, महुआ की खली में सैपोनिन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट बात तो बिनोला या कपास, तो बिनोला या कपास की खली है, इसमें गॉसिपोल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, गॉसिपोल। इसलिए हम इन खलियों का उपयोग इस रूप में नहीं करते
खाद्य कली के रूप में नहीं करते। तो ये हो गई हमारी 2 प्रकार की फलियां। आगे प्रश्न आता है फलियों का प्रयोग। फलियों का प्रयोग, अगर इस प्रश्न में फलियों के प्रयोग की बात करूं तो इनका जो प्रयोग किया जाता है वो बुवाई से पूर्व किया जाता है। कब किया जाता है? बुवाई से। अगर मैं बात करूं बुवाई से कितने दिन पूर्व, तो 1 सप्ताह पूर्व। कितने दिन पूर्व? 1 सप्ताह पूर्व। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खलियों का उपयोग कब किया जाता है, तो खलियों का जब हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं तो ये किया जाता है फसल की बुवाई से पूर्व। और कितने दिन पूर्व? 1 सप्ताह पूर्व। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महुआ की खली का उपयोग खेत में कितने समय पूर्व किया जाता है, नोट लगा के आप लिख लेना। अगर हम महुआ की बात करें, महुआ की खल, तो इसका उपयोग 30 दिन पूर्व किया जाता है। 30 दिन। बाकी जो सारी खलियां होती हैं उनका उपयोग कितने दिन पूर्व करते हैं, उनका तो उपयोग करते हैं हम 1 सप्ताह पूर्व। लेकिन अगर मैं बात करूं महुआ की खली, इसका उपयोग कितने दिन पूर्व किया जाता है? 30 दिन पूर्व किया जाता है। महुआ की खली का उपयोग 30 दिन पूर्व किया जाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दो एक प्रश्न आपको और पूछे जाते हैं। वो कहां से प्रश्न पूछता है? वो पूछ लेगा सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन सी खली में पाई जाती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस खली में पाई जाती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन। तो अगर इस प्रश्न में सर्वाधिक नाइट्रोजन की बात करूं तो ये कौन सी खली में पाई जाती है? ये पाई जाती है मूंगफली की खली में। तो मूंगफली की खली है उसमें क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। और फिर नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 7.3% होती है। कितनी होती है? 7.3%। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7.3%। यही प्रश्न आपको पूछा जाता है जेट आईसीआर में कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किस खली में होती है, तो मूंगफली की खली में कितनी होगी? 7.3% होती है। एक चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना, अगर मूंगफली की जगह छिलका रहित कुसुम लिखा हो तो छिलका रहित कुसुम में कितनी होती है? 7.9% होती है। तो अगर मूंगफली की जगह छिलका रहित कुसुम आ गया तो सही आंसर क्या होगा? छिलका रहित कुसुम। और अगर छिलका रहित कुसुम नहीं है, केवल कुसुम है, तो फिर आंसर क्या होगा? मूंगफली होगा। ध्यान रखना। दूसरा एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछेगा सरसों की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अगर मैं बात करूं सरसों की खली, तो सरसों की खली में नाइट्रोजन कितनी होती है? 5% नाइट्रोजन सरसों की खली में पाई जाती है। इतने जो सारे प्रश्न हैं वो आपको कहां से पूछे जाते हैं? खलियों से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया खलियां क्या है? ऑयल के। इन तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने के पश्चात जो अवशेष शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? खली कहते हैं। खली 2 प्रकार की होती है, खाद्य खली और अखाद्य खली। खाद्य खलियों का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, अखाद्य खलियों का उपयोग खाने के रूप में नहीं किया जाता। कौन कौन से? नीम, महुआ, गिलोरा। आपको एक प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से खाद्य खली कौन सी है, निम्न में से अखाद्य खली कौन सी है। इस तरीके का भी आपको प्रश्न जो है वो पूछ लेगा। तो किसी भी तरह का जो प्रश्न है आपको ये खलियों से पूछा जा सकता है। ये जो चैप्टर था तुम्हारा, चैप्टर कौन सा था? ये अपना 11वां चैप्टर था। 11वें चैप्टर का जो रिवीजन था हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने सारी जो खाद थे, जैविक खाद, उनके बारे में चर्चा कर ली और हमने 8वें चैप्टर का रिवीजन भी खत्म कर दिया। यानी इन जो लास्ट की 3 क्लास थी, लास्ट की तीनों क्लासों में हमने इन दोनों चैप्टर को फिनिश कर लिया। तो अब हमारे केमिस्ट्री में एक तो हमारा पहला चैप्टर हो गया, एक हमारा 7वां चैप्टर हो गया, एक हमारा 8वां चैप्टर हो गया और एक हमारा ये जो 11वां चैप्टर है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें जो चैप्टर हम शुरू करेंगे यहाँ से आगे, वो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 2 यानी जैविक पदार्थ या जीवांश पदार्थ। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे, फिर तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब यहाँ से आगे हम रेगुलर सारे चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली समझ में भी आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का फिर भी आपके पास कोई डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक होकर के कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी 5-7 मिनट के बाद हम दूसरी क्लास बायोलॉजी की शुरू करने वाले हैं, तो वहां आप लोग तैयार रहिएगा। उज्ज्वल यादव, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी उज्ज्वल यादव। बायोलॉजी क्लास अभी 2 मिनट बाद शुरू। चलिए।